हम लोग आज एक नया विषय लेकर आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। होप आपको साउंड और वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो तो आप ज़रूर लिखें, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम मेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कैसे मेंस की जो अपना सिलेबस है कैसे परीक्षा में आता है। हमने ट्रांसक्रिप्ट आपको दिन में ही शेयर कर दी है। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट देखें तो ट्रांसक्रिप्ट में जीएस का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर सब हमने समझाया हुआ है। अगर आप हम जीएस के फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं, जो जीएस का फर्स्ट पेपर है हम उससे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सिलेबस हमारे सामने आता है। तो पहला ही देखते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का सिलेबस देखें, देखा साफ साफ सब दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर में आप सिलेबस देखें, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या है, सोसाइटी, फिजिकल, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, ज्योग्राफिकल फिनोमेना। तो आपको हिस्ट्री के जो जीएस का पहला पेपर है, इसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ज्योग्राफी फिनोमेना है। तो आप में चार चीज है, हिस्ट्री, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेस और जियोग्राफी। तो आपका जो हिस्ट्री का जो आपका पहला पेपर है वह इन चार चीजों को लेकर सामने आता है। हिस्ट्री, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेस और ज्योग्राफी, चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें ज्योग्राफी आपको शौर्य पढ़ाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में शौर्य और इति कंट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटी में जो वुमेन्स इंपावरमेंट का काम है वो इति इति करेंगी, और हिस्ट्री और सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वह मैं करने की कोशिश करूंगा। अब आइए इसको आगे चलते हैं। इसको हम दूसरे धारा चलते हैं। लेट्स सी जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या महत्वपूर्ण चीज है हमारे पास। अगर हम हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे पास। जस्ट सी द हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका जो आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। अगर आप हिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो तीन महत्वपूर्ण चीज है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। आप पिछले कुछ सालों का प्रश्न पत्र खोलकर देखें, आपको साफ साफ दिखाई देगा हिस्ट्री में यही तीन पार्ट बाय लार्ज पूछे जाते हैं। आप अगर ध्यान दें तो एडमिनिस्ट्रेशन से कम पूछा गया है, जो इकोनॉमिक्स है उससे भी कम पूछा गया है, और जो समाज के बारे में पूछा गया है वह आपके लिटरेचर से पूछा गया। जब ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने इतिहास के सिलेबस को देखें और इतिहास का क्वेश्चन पेपर देखें 2013 के बाद, तो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, इन तीनों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मेरे टॉक को खत्म होने के बाद आप पेपर खोलकर देखिएगा, आपको यही तीन चीज दिखाई पड़ेगी, कोई चौथी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। एक सवाल ये आता है, क्या चोल और विजयनगर एम्पायर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है या नहीं है। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस का पार्ट चोल और विजयनगर एम्पायर है या नहीं है, यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप ध्यान दें, मेरी अपनी सलाह है कि चोल और विजयनगर एम्पायर पढ़ा जाना चाहिए। क्यों पढ़ा जाना चाहिए? अगर आप वर्तमान सरकार की प्रवृत्तियों लेवल की को बात कर रहे समझने हैं की कोशिश ना, करें, लई की हाइट। अगर आप
वर्तमान सरकार कोई काम को समझने की कोशिश करे तो चोल और विजयनगर एम्पायर के बारे में उनका बहुत दृष्टिकोण है। चोल और विजयनगर एम्पायर में खास बात क्या है? यह एक प्रांतीय शासन की बात करते हैं, एक इस पे हिंदू पुनरुत्थान की बात कही जाती है। तो चोल और विजयनगर दो को पढ़ने की आवश्यकता हमको निश्चित रूप से पड़ेगी, और यह मेरी अपनी समझ है कि इन दोनों को पढ़ा जाना चाहिए। अगर ये सिलेबस में साफ साफ नहीं है तो भी इसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए इसको तैयार किया जाना चाहिए। देखिए, आपको सिविल सेवा परीक्षा का जो अनुभव को जो चांस है वो लिमिटेड चांस है, उसको किसी भी हालत में आप वेस्ट ना करें। तो आप इसको निश्चित रूप से पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा, वेदर एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ डिस्प्यूट और नॉट, जो आपके इतिहास का पोर्शन है, क्या प्रशासन उसका भाग है या नहीं है? अब अगर हम इसको आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्ट देखें तो यहां से आ जा रहा है। जस्ट सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा हिस्ट्री का है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है या पार्ट नहीं है? अगर आप लिटरेचर को देखें तो जो हमारा एंशिएंट और मिडिवल लिटरेचर है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न लिटरेचर है, उस लिटरेचर में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो कोई एक सवाल ऐसा बन सकता है कि लिटरेचर के सहारे एडमिनिस्ट्रेशन समझना, तो अपने को क्या करना होगा? लिटरेचर को एक्सपैंड करना होगा। हमको लिटरेचर को एक्सपैंड करना होगा। लिटरेचर को एक्सपैंड क्या करना होगा? लिटरेचर ने जिन चीजों पर बात की है, whatsoever the literature has explained, we need to prepare it. Therefore, the first part of the GS paper 1, which relates to the history, which has a three important the part art forms, literature, architecture, इसको डिटेल में तैयार करना है। और जो हमारा लिटरेचर है वह जो जो बात कह रहा है उसको भी तैयार करना है। इवन इफ लिटरेचर इज आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड, वेदर इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज पार्ट ऑफ इट और नॉट। मैं फिर आऊंगा कि जो हमारा लिटरेचर है वह सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करता ही करता है। इसलिए लिटरेचर से इमर्ज होने के कारण हमको इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में बात करनी होगी। अगर आप देखें तो अरबी और चीनी यात्रियों के वृत्तांत पर जो सवाल पूछा गया है वह हमारी आर्थिक सामाजिक अवस्था की ओर हमको लेकर जाता ही है। अगर आप यह देखने की कोशिश करें आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। गॉट इट? Come on the next point, slide 2. Modern Indian history from 18th century till mid date. अब जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें दो महत्व, अगर आप सिलेबस का पार्ट देखें उन्होंने दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से दिया है। अगर आप सिलेबस अपना ओपन कर लीजिए, यू ओपन योर सिलेबस। अगर आप सिलेबस ओपन करें तो आपको दो चीज बहुत साफ दिखाई देती है। वेरियस स्टेजेस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए आपको, यू सॉ दिस। अगर आप देखें साफ साफ जिक्र हुआ है जो बात करता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, जो 18th सेंचुरी का, जिसमें बात कर सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज, इश्यूज, वेरियस स्टेजेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। कोई कंफ्यूजन बोले? अगर आप इसको देखें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है फ्रॉम 18th सेंचुरी टिल मिड टाइम, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो 18वीं शताब्दी, पहली बात क्या है वो स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं 18th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी मिड।
18th सेंचुरी क्या है? ये 1750 के बाद से। तो जो 1757 की प्लासी की लड़ाई है, जो 1757 की प्लासी की लड़ाई है, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास के आरंभ होने की। तो आप 1750 से आरंभ करिए, आप 1750 से आरंभ करिए। दूसरी बात क्या है? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको प्रिपेयर करना एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट। और जब क्वेश्चन कंसंट्रेट करता है एरिया वाइज पर, तो आप एरिया पर ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। एरिया से आप बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। और जो फ्रीडम स्ट्रगल के वेरियस स्टेजेस हैं, अब स्टेज क्या है? 1857 टू 1885, 1885 to 1905, 1906 to 1915, 1916 to 1922, 1923 1926, 1927 1937, 1937 1939, 1939 1942, 142 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th क्या है? 1947 ऑनवर्ड्स। अगर आप मेरा लेक्चर देखें मार्गदर्शन का, जो मैंने लगातार लिया है, मैंने इसी तरह पढ़ाया हुआ है। कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट कि जो हमारा सिलेबस है वह स्पेसिफिक स्टेज वाइज बात करता है, हमको स्टेज वाइज प्रिपरेशन तैयार करनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन। अगर एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करता है, तो आपको उसी एरिया में स्पेसिफिकली काम करना होगा। अगर सवाल फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेज पर आ रहा है और एरिया पे आ रहा है, आप स्टेज और एरिया के बियॉन्ड आंसर कर रहे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप स्टेज और एरिया के साथ आंसर करने की कोशिश करें, तो शायद आपको बेहतर आंसर प्राप्त होगा, बेहतर बात अपनी कह पाएंगे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो 18th सेंचुरी और मिड टिल डेट है, कि हम 1750 के बाद से तैयार करते हैं। और 1750 देखें तो आप 1757 टू 1803, 1803 टू 1813, 1813 टू 1857। अगर आप देखें तो इसके बाइफर्केशन के पीछे एक रीजन है। 1757 टू 1803, 1803 to 1813, 183 to 1857 एंड देन ऑनवर्ड्स। इसके बाइफर्केशन के पीछे कुछ रीजंस हैं। लेक्चर में वो सारे रीजंस हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आप दो तरह से फ्रीडम स्ट्रगल आप तैयार करें। एक स्टेज वाइज, सेकंड एरिया वाइज। और अगर आप सवाल खोल के देखिए, आपको ऐसे ही सवाल प्राप्त होते हैं। तीसरा पर्सनालिटी वाइज। एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूं, पर्सनालिटी वाइज। अगर आप मॉडर्न इंडिया के सवाल खोल के देखें, या तो इसमें है या इसमें है, और उसमें आप पर्सनालिटी वाइज भी देख लें। पर्सनालिटी में कौन है? गांधी, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर। ये महत्वपूर्ण है इंडियन पर्सपेक्टिव में। अब ऐसे ही पर्सनालिटी आप बनाइए वॉइस राइज की, डलहौजी, कर्जन, लिटन, बैंटिंग, कार्नवालिस।
तो एक आप पर्सनालिटी बनाइए फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की, एक पर्सनालिटी बनाइए आप वायसराय की। आप इन चारों को ऐड करिए और आप मेंस के पेपर देखिए कौन सा सवाल इसके बाहर आया। इस बार कोई सवाल नहीं आया है, स्टेज वाइज, एरिया वाइज, पर्सनालिटी वाइज। अगर 3 तरह से आप तैयार करते हैं, आपको सवाल बहुत आराम से प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका कंसोलिडेशन है, और रीऑर्गेनाइजेशन क्या, पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस। आप 4 चीजों पे कंसंट्रेट करिए कि आजादी के बाद हमारा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कैसे हुआ। उस पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट में खास बात क्या है, कितने दल हमारे पास थे, उन दलों की विचारधारा क्या थी, वो दल क्या करना चाहते थे, और आजादी के बाद उनके बीच संघर्ष कैसे हुआ। आजादी के बाद कैसे पक्ष और विपक्ष का विकास हुआ, कैसे सोसाइटी विकसित हुई। महिलाओं का अधिकार, हरिजनों का अधिकार, पिछड़े वर्ग का अधिकार, और इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट तरह के जो कॉन्सेप्ट सामने आए और कई ग्रुप्स जो विकसित होने लग गए। इकोनॉमी, हमारे पास कई तरह की इकोनॉमी आई है। हमारा पहले मिक्स इकोनॉमी था, फिर हम लिबरलाइज इकोनॉमी की तरफ चले और लगातार वो चेंज होती रही। और इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन का विकास हुआ। देखिए पॉलिटिकल में हाउ पॉलिटिकल प्रोसेस डेवलप, पोस्ट इंडिपेंडेंस हाउ पॉलिटिकल प्रोसेस डेवलप, सोसाइटी हाउ वेरियस चेंजेस इन सोसाइटी टेकिंग प्लेस। अब इसमें क्या है, इसमें आपका संविधान बहुत मदद करेगा। Please mute your mic. When you are going to speak, only then you speak. Otherwise, let me speak. नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है। अविनाश, शायद आपका माइक म्यूट नहीं है, आप म्यूट कर लो। हाउ वेरियस चेंजेस इन सोसाइटी टेकिंग प्लेस, इसमें आपकी संविधान बहुत मदद करता है। इसमें आपकी पॉलिटिकल में आपकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत मदद करता है। यह सवाल गवर्नेंस का है, यह प्रश्न गवर्नेंस का है कि गवर्नेंस किस तरह हमारे देश में विकसित हुई। इकोनॉमी, देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन इकोनॉमी, application of economies theories in countries last 75 years or so। हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी से हमारा काम स्टार्ट हुआ, जो हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, फिर उससे हम शिफ्ट होना शुरू हुए एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ। राजीव गांधी के समय में इकोनॉमी में शिफ्टिंग हल्का हल्का स्टार्ट हुई, और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है, तब एक नई आर्थिक नीति आती है, और 1991 के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। हमारी आर्थिक नीति लगातार एक दिशा में ही चल रही है, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, वेरियस इंस्टीट्यूशंस का अलाइनमेंट हुआ है और री अलाइनमेंट हुआ है। जैसे लोगों को ज्यादा अधिकार देना, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, यह कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको देखने को प्राप्त होती हैं। एनी कंफ्यूजन? वर्ड हिस्ट्री, सी द वर्ड हिस्ट्री। अब वर्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? यू सी द सिलेबस ऑफ द वर्ड हिस्ट्री। 18th सेंचुरी इवेंट्स, 18वीं शताब्दी के जो इवेंट्स हैं उसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री काफी बात कर रही है। उसमें क्या क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर है, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, कोलोनाइजेशन है, उसके फॉर्म और इफेक्ट्स हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 के बाद हुआ है, नेपोलियन इरा,
अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो 1765 ऑनवर्ड्स हुआ है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर है 1775-83, वह सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? आप अपना सिलेबस खोलिए और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट देखने की कोशिश करिए कि जो अगर उन्होंने मेंशन क्या किया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी क्या है? 1700 के बाद का, ठीक है ना, 1700 के बाद का। अब उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, इसका तो नाम लिख दिया है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम नहीं लिखा है, नेपोलियन इरा का नाम नहीं लिखा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का नाम नहीं लिखा जो 1765 ऑनवर्ड्स है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर है 1783, और इस सिलेबस का पार्ट है नहीं है। मेरे हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए। एज पर माई ओपिनियन यू शुड नॉट लीव इट। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो आप यह नहीं कह सकते सिलेबस का पार्ट नहीं है। और यह आपको एक सवाल अगर ऐसा आ गया जिसमें आपको कोई हवा नहीं है, यह आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर देगा। गॉट इट? दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फिलॉसफीज, पॉलिटिकल फिलॉसफीज क्या क्या है? कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। अब यहां से जो रशियन रिवॉल्यूशन है और चाइनीज रिवॉल्यूशन है, रशियन और चाइनीज दोनों आपके सिलेबस में आ गए। रशियन रिवॉल्यूशन भी आ गया, चाइनीज भी आ गया। अब ये तीन पॉलिटिकल फिलॉसफीज, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। और आपको रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर इसको पढ़े आपको ये समझ में नहीं आएगा। और फिर आपका जो एक यूरोप में और विश्व में कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का संघर्ष हुआ है, वह भी आपको समझने की आवश्यकता है। इट्स क्लियर? नॉट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट इति काफी करेंगी। इति, आर इन द चैट? इति, यू वांट टू स्पीक? Come, speak. Open the mic and open the your video. Yes. Come, speak. So good evening, everyone. Viren just showed you the third paper, which is about the diversity of India, the role of women, organization. No, it's first paper. First paper का ही part है ये. Yeah. Okay. Indian society is part of the first paper. Yeah. Okay, sorry, I just want to correct that. So this part of the paper, which is there, normally comes for 10 or 15 marks. ज़्यादा करके अगर करंट अफेयर्स में विमेन के ऊपर कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी है और देयर हैज बीन अ न्यू लेजिस्लेशन, देन यू गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू विमेन. Otherwise, there are questions of urbanization, there are questions on migration, specific questions on poverty and elevation programs. Like for example, अभी आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं that there's a great deal of talk about the hunger index, and the government with its policies is trying to defend that because of the COVID situation, whatever assessment has been made, the fact that somebody's mic is on, can somebody put it off? It's just a request, please put it off. So like I was telling you that for these days, if you read the newspaper, in fact, even today, there's a huge big article in Economic Times regarding the hunger index. So whenever such a kind of current affair issue arises, because we are now even below Pakistan on number 104.
So poverty programs and poverty elevation becomes very important. You must have known the government's done a lot of, put in a lot of new schemes, putting direct money to people below the economic line, and those people who are below the poverty line, उनके लिए काफी सारे इंतजाम सरकार ने करे हैं. तो उनको ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी एलिवेशन के क्वेश्चंस पहले तो बहुत रेगुलरली आते थे, अभी कम आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द हंगर इंडेक्स this might again come to the forefront. Then there is typically a question on the scheduled castes and scheduled tribes, whatever measures have been taken against them, for them and for their development. Again, I would say that as soon as a new government scheme comes through, all these questions do come. There's a question on urbanization, and urbanization becomes very important because there is a whole lot of pressure on the administration vis-a-vis urbanization. तो अर्बनाइजेशन माइग्रेशन के साथ जोड़ के आपको बताया जाता है, और क्योंकि अभी आपने ये देखा कि we are in the throes of the third COVID wave. So there is a lot of talk about the health systems which have been put in place. अगर आप ये सोसाइटी का जो पार्ट है, वो एक एंथ्रोपोलॉजी के कोर्स सिलेबस में एक बुक आती है ऑन इंडियन सोसाइटी by Srinivasan. That part has to be read in detail if you want to answer this question. बाकी आप current affairs newspaper से cover कर सकते हैं. Women के issues पर, जैसे when the issue of triple talaq had come, or the issue of their entrance in Shabrimala had come, or issues like the pink box has come, और वर्क प्लेस पे विमेन के सेफ गार्ड के लिए जितनी सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, और उनके अगेंस्ट अट्रॉसिटी रजिस्टर करने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उनका पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, या जो उनको रिजर्वेशन पंचायत राज में दिया गया और इतने साल बीत के उसके बाद उसके रिपरकशन में क्या हुआ, और हाउ आर विमेन कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क फोर्स. आपने अक्सर सुना होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट गिविंग विमेन स्पेशल लीव. जैसे आपने चाइल्ड केयर लीव देखी है, मेटर्निटी लीव देखी है, उसी तरह से फॉर द स्पेशल पीरियड इन अ मंथ, it's being said like countries abroad that women should be given some leave during this time for special care. It's just a talk, but that's also kind of picking up. और जब आपने भारत को जब the prime minister says that the government of India is now committed to programs of self-sufficiency, then the role of women becomes even more important. So if you look at the questions, the questions are typically like our societal structure, how it has gone about. तो वो शायद वर्ड, अगेन किसी का माइक प्लीज ऑन हो गया, वो शायद वर्ड संस्कृताइजेशन नहीं यूज करेंगे, वो शायद आपको अपवर्ड मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट या वर्ड यूज नहीं करेंगे, but it is a part of sociology as well as anthropology, more importantly Indian anthropology. तो अगर आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के ये सारी क्लास की बैठ रही है. Please off the mic. Please off the mic. कौन बोल रहा है ये? It's okay. So one by one we will, if you look at all this population and its associated issues, mostly in relation to migration issues, the whole pressure of urbanization, the urbanization and rural divide. This is a specific question. Urban rural divide is a specific question. So this part comes often, and आप देखेंगे कि ये जो आपके स्क्रीन पे आपको ये 8-9 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनमें से हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं. एक फर्स्ट वाली रो का आता है और एक सेकंड और सेकंड लास्ट वाली रो में से जरूर आता है. तो आइदर दे आर गोइंग टू टच अबाउट ऑन पॉवर्टी, और अगर अर्बनाइजेशन देते हैं तो पॉपुलेशन के रिलेशनशिप में देते हैं, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ विमेन, दोनों साथ साथ देते हैं.
diversity of India is linked to communalism or regionalism or secularism. Now this again becomes very important. This part again becomes, screen is not showing. I don't know why the screen is not showing. Screen तो दिख तो रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? Tell me. हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो तो maybe, yeah, but then the other line will ठीक go. है? Yeah, It's fine. yeah, it's fine. नीचे वाले पोर्शन में आपको कम्युनलिज्म का इशू, रीजनलिज्म का इशू और सेक्युलरिज्म का इशू. नाउ व्हाई शुड यू रीड ऑल दीज टॉपिक्स? एक तो आपका ये जो पेपर 1 का 2 क्वेश्चन आएगा आपको इसमें से, तो somewhat you are taking care of 25 marks in your main exam by reading this very thin book which I have recommended you, and of course other current affair topics which are coming regularly. If you are following the paper on a regular basis, you will find that these days there is a big column which is dedicated to poverty. So I do expect something on poverty to come along with, and I repeat, along with the governmental schemes. In the same manner, whenever we are talking about COVID and its preventions, we are talking about the urban and rural divide. We are talking about the healthcare system. So when we are going to talk about migration or population distribution, this again becomes important. Secularism as an issue can take a backstage as of now, but communalism becomes a very important issue. Now, the last line of topics that you have seen are not only important as part of paper 1, where you will be getting some 10 mark or 15 mark question, but these topics are to be read in a little bit of perspective and a little bit of detail with current affairs, because they appear in one form or the other in your essays. So Viren's going to take a very detailed discussion on essays also, on English essays. So if you're well read in this area, you're taking care of 2 things. One, of course, paper 1 with 25 marks, and another for your essay, which is going to be about 250 marks, as I'm told. So this part, I would say that a little bit of in-depth reading with a few demarcated books, plus current affairs means जो editorial column है बिजनेस स्टैंडर्ड का या इकोनॉमिक टाइम्स का, क्योंकि उसमें इनकी कवरेज ज्यादा अच्छी हो रही है, आप उनको पढ़ेंगे तो आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से टेक केयर होगा. वीरेंद्र, ओवर टू यू. अगर हम इस पेपर को देखें, ये करंट अफेयर्स का पेपर है. बेसिकली ये करंट अफेयर्स का है. एक किताब इति ने बताई है आपको किस तरह से आप एंथ्रोपोलॉजीज देखें. एक बता दो, रोल ऑफ वुमेन, चोपड़ा पुरीदास. ये कल्चर की किताब है, इससे आप पढ़ें. जो महिलाओं की, आप सिर्फ इस किताब से क्या पढ़ेंगे? महिलाओं की दशा इतिहास में. मैं हमेशा एक बात की वकालत करता हूं, आई एडवोकेट वन कॉन्सेप्ट ऑलवेज, कि आप एक लिंकिंग बनाइए एंशिएंट से मॉडर्न इंडिया तक की. तो जो ये सवाल करंट अफेयर्स का होगा, ये पूरा पेपर करंट अफेयर्स का है, लेकिन व्हेन यू राइट, देन यू फ्रॉम दिस बुक चोपड़ा पुरीदास, इससे आप नोट्स बना लीजिए 10-15 पेज का, ज्यादा मत बनाइएगा. उसमें रोल ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जरूर तैयार करिए. These 2 aspect, यह 2 एस्पेक्ट ऐसे होंगे वुमेन्स पे सवाल अक्सर आते हैं. इति आपने कौन सी किताब की रिकमेंड? विच बुक इति, विच बुक you told? I had spoken about the Indian anthropology में एक हम लोग की बुक थी श्रीनिवास की, जिसमें कि श्रीनिवासन, हाँ, because Srinivasan has spoken about mobility in the Indian system. So although they are not talking about Sanskritization, they are talking about urbanization, but they haven't spoken about upward mobility. But a lot of it is covered by that. So like you are saying that there is a history to all of it, and therefore these concepts are not to be treated in isolation. इनका एक जो historical part है, जो इनका development part है, that is being covered in sociology and anthropology.
and these are being given as a general subject here. तो आप पहले वो बुक पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और फिर आप इन्हें करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करेंगे तो योर आंसर्स विल बी वेरी वेल मेड, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम आल्सो. देखिए, आपके पास जो रोल ऑफ वुमेन है, ये करंट अफेयर्स का सवाल आएगा, लेकिन यू ऐड द बुक ऑफ श्रीनिवासन एंड चोपड़ा पुरीदास, दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडिया की डाइवर्सिटी को आप इंडस वैली से ट्रेस करें और उसको आज तक ले आने की कोशिश करें. तीसरा, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, ये परफेक्ट करंट अफेयर्स है, इसमें और कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. इसको आप सिर्फ करंट अफेयर्स देखिए. पॉपुलेशन और रिलेटेड इशू को आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से देखें, बाकी कहीं से देखने की कोई जरूरत नहीं है. Poverty of development issues only from current affairs, nothing else. Effect of globalization on Indian society. अब जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन इकोनॉमी पे कैसे आता है. सोशल एम्पावरमेंट, ये सारे के सारे सवाल करंट अफेयर्स के हैं. इसमें कहीं से नहीं पढ़ना है, एक साल की जो घटनाएं हैं उसी में सवाल बनेगा. आप सिर्फ चोपड़ा पुरीदास से रोल ऑफ वुमेन देख लें, हिस्ट्री से आप डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देख लें जो इतिहास से आपको दिखता है, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आप वो भी आप करंट अफेयर्स तैयार करें, जो आजकल जितनी महिला संस्थाएं काम करती हैं. पॉपुलेशन पूरा करंट अफेयर्स का है, सोशल एम्पावरमेंट पूरा करंट अफेयर्स का है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी पूरा 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 करंट अफेयर्स का है. तो अगर आप देखें तो यह जो पार्ट है वह करंट अफेयर्स से ही तैयार होगा. सिर्फ आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हेल्प मिलेगी. आप किसी साल का पेपर खोलकर देखिए, सिर्फ करंट अफेयर्स से आता है. तो दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस इज मेनली ऑफ द करंट अफेयर्स. साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ड ज्योग्राफी. आप अगर वर्ड ज्योग्राफी देखने की कोशिश करें, उसमें वर्ड ज्योग्राफी में क्या क्या की चीजें हैं देखें. अगर आप वर्ड ज्योग्राफी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, distribution of key natural resources, factors responsible for location of primary, secondary and tertiary sources, sector industries in various part of world including India, geographical phenomena. यह आपके बेसिक देखें तो यह आपके नेचुरल रिसोर्स पे बहुत बात कर रहा है. इफ यू रीड केयरफुली, यह नेचुरल रिसोर्स पे बात कर रहा है. If you read this part, you'll find it is talking a lot about the natural resources. अब distribution across the world, अब यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात काफी की जा रही है. यह भी बेसिकली करंट अफेयर्स का इशू है. मेनली यह करंट अफेयर सवाल आते हैं, और ज्योग्राफी में सवाल हमेशा ज्यादा नंबर देते हैं. उसका रीजन क्या है? ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर सवाल आता है और सीधा सवाल आता है. इसको सॉल्व करने की गुंजाइश बहुत अच्छी होती है अगर आप इसको कंट्रोल किया हुआ है तो. यह आपका जनरली यह फर्स्ट पेपर की बात आपकी की पूरी तरह कर रहा है. तो अगर आप फर्स्ट पेपर देखें तो क्या हो गया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, 4 सब्जेक्ट के बारे में आपका फर्स्ट पेपर बात करता है. और इन 4 सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री को आप छोड़ दें, तो उसके अलावा हिस्ट्री को आप छोड़ दें तो बाकी में मेजॉरिटी पार्ट आपका करंट अफेयर्स का है. और करंट अफेयर्स से जो ट्रेसिंग बैक आप कर सकते हैं, अगर आपका करंट अफेयर्स कंट्रोल में नहीं आएगा तो ये पार्ट आपसे बिल्कुल नहीं होगा. नाउ कम ऑन द सेकंड पेपर. अब जीएस पेपर 2 क्या बात करता है? जीएस पेपर 2 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने थीम साफ साफ लिख दी है. अगर आप इन जीएस पेपर 2 का देखें, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग,
1935 पर सवाल आ चुका है। इफ यू सी द हिस्ट्री पेपर, सॉरी GS2 पेपर, 1935 पर सवाल आया हुआ है, यहीं से आ गया। एक सवाल क्या आया है कि 1935 का और आज के संविधान का कंपैरिजन करिए। इसका मतलब क्या हो गया? हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग। गॉट इट? दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन है वह 1909, 1919, 1935 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यह आपको पूरा तैयार करना होगा। संविधान का जो इवोल्यूशन है वह 1909 से आप स्टार्ट करो। 1909, 1935 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद ही आपके जो संविधान का पूरा इवोल्यूशन है वह आपके सामने दिखाई देता है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ें, दोनों जुड़ भी रहे हैं, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, इवोल्यूशन, दोनों एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। क्योंकि जो हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग है वो इवोल्यूशन है, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री है वह यह है और यहीं से इसका इवोल्यूशन भी हुआ है। तो इवोल्यूशन और हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग दोनों एक साथ हमको दिखाई देते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा पहला और दूसरा पॉइंट है वह दोनों एक दूसरे से काफी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, फीचर्स। अब संविधान के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स, अब यह एक स्पेसिफिक बात कर रहा है हमारे संविधान के फीचर्स का। संविधान का जो फीचर है यह एक ऐसा तत्व है जो बहुत बड़ा भाग अपने साथ लेके जा रहा है। फिलॉसफी, गवर्नेंस, जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शेड्यूल। यह एक ऐसा शब्द है जो बहुत व्यापक है। यह संविधान के अधिकांश पार्ट को अपने साथ लेके जा चुका। तो जो यह पार्ट है यह अपने आप में इतना बड़ा पार्ट है, ये फीचर, ये संविधान के एक बहुत बड़े भाग को आपके सामने लेके आ रहा है। उन्होंने अमेंडमेंट्स को एक साफ साफ जिक्र किया है। क्यों? अमेंडमेंट्स को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट के सहारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिवाइज हुआ है। रिवाइज, रेक्टिफाइड एंड न्यूली रिटन। अगर आप अमेंडमेंट्स को देखें तो अमेंडमेंट के सहारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से फिर से लिखा गया है। तो एक सवाल जो आज तक पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा कि अमेंडमेंट से संविधान कैसे लिखा गया है, कैसे बना है, और कौन कौन से अमेंडमेंट ने कहां कहां इंपैक्ट किया है, इसको आप सेपरेटली तैयार करिए। यू प्रिपेयर दिस पार्ट सेपरेटली, इट इज a very important part. तो जो ये आपका ये संविधान का पार्ट है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखता है। अंडरपाइनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, चार महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। और एक पॉइंट क्या उसमें? सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर।
कुल मिला के आप ये कह सकते हो कुछ संविधान में बच ही नहीं रहा है। इफ यू इंटरप्रेट द कंप्लीट इशू, तो कुछ संविधान में बचता दिख रहा है। तो सिग्निफिकेंट ने और आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, दो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने पूरा पूरा किया हुआ है। तो क्या हो गया? हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग now 1, evolution 2, features 3, amendment 4, sin provision 5, basis 6। उन्होंने 6 महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने 6 महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है संविधान के इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। गॉट इट? कम ऑन द नेक्स्ट। Functions and responsibilities of the union and state. Issue challenges pertaining to federal structure, center state relation। बहुत डिटेल में तैयार करना है ये। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है ऐसे कौन से इश्यूज हैं, चैलेंज हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अटैक करते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को बहुत ही इत्मीनान से तैयार करना। सेकेंड, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंसेस अप टू लोअर लेवल। इसमें क्या है? पंचायती राज भी आ गया। सेपरेशन ऑफ पावर साफ साफ लिख दिया है। बिटवीन वेरियस आर, जो आपके चैलेंजेस हैं, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या क्या है। जो सेपरेशन ऑफ पावर हो गई उसके बाद क्या क्या है, और इंस्टीट्यूशन, हमारे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। इसमें आपको सारे इंस्टीट्यूशंस तैयार करने हैं, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के और लेजिस्लेशन के। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें क्या, अदर कंट्रीज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज को अलग से लिखा गया है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, गवर्नेंस क्या है, प्रेशर क्या है, एसोसिएशंस क्या है, और प्रेशर ग्रुप एसोसिएशन रोल इन द पॉलिसी। हमारी पॉलिसी मेकिंग में जो प्रेशर ग्रुप के एसोसिएशंस के रोल है वह रोल किस तरह के हैं। तो जो हमारा कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट पार्ट ये है, कंपैरिजन है, और सेकंड पार्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मिनिस्ट्रीज का फंक्शनिंग है। तो आपको एक भारत के बाहर खासकर दो संविधान, यूएस और ब्रिटेन, दो मेन संविधान है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उससे आपको कंपैरिजन डिराइव करना पड़ेगा टू हैव एन ओपिनियन सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन देयर। और सेकंड, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मिनिस्ट्रीज के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, गवर्नेंस, प्रेशर आपको देखने होंगे, एसोसिएशन देखने होंगे, और प्रेशर ग्रुप को आपको तैयार करो। ये सवाल आ भी चुका है, प्रेशर ग्रुप पर सवाल आ चुका है, और प्रेशर ग्रुप के साथ साथ जो और एसोसिएशन है, यस आ चुका, यस आ चुका 2019 में, यस यस यू आर राइट। तो ये आपको बड़े डिटेल में तैयार करना पड़ेगा और नहीं तो इस पे काम आपका हो नहीं पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या क्या है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर आपको ध्यान देना होगा। उस कौन कौन सी पोस्ट है, उनके पावर क्या है, फंक्शंस क्या है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो जितने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे संवैधानिक की संविधान और संविधानेतर तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन सी हैं? जिनका जिक्र संविधान में हुआ है, जिनका संविधान में जिक्र हुआ है, जिनका संविधान में जिक्र हुआ है, जिनका संविधान में जिक्र हुआ है वो क्या है? वह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो उन पोस्ट के बारे में, उनके बारे में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पेपर है वह पेपर कंप्लीट रह जाएगा। तो जितने भी आपके संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पद को आपको बहुत ही मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। और जो वेरियस, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट, इनको हटाया कैसे जाता है, इनका कार्य क्या है, यह आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी आपका काम हो पाएगा। इनकी फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पोस्ट एंड बॉडीज, constitutional posts and constitutional bodies, both you need to prepare for your examination system, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। Got it? Any problem? वेलफेयर स्कीम्स, अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हाँ, इसमें आपका एक डेवलपमेंट का एक चीज छूट गई आपकी, आपका जो डेवलपमेंट है, आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, दूसरा आपका है डेवलपमेंट। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया आपका डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो आपके देश के विकास का प्रोसेस है, उस देश के विकास के प्रोसेस में हमारी इंडस्ट्रीज, एनजीओस, एसएचजीस, ग्रुप्स, यह किस तरह से हमारी मदद करते हैं, और जो हमारे डोनर्स हैं, चैरिटीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो देश के विकास में इन लोगों का क्या योगदान है। अगर आप इस पार्ट को समझने की कोशिश करें तो यह पार्ट क्या कर रहा है कि देश के विकास में इन सारे लोगों का योगदान क्या है। तो आपको तैयार करना पड़ेगा कि हमारे देश के विकास में यह हमारे देश के विकास में जो हमारी डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज है, एनजीओज है, एसएचजीज है, ग्रुप्स हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, चैरिटीज हैं, और जो स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका डेवलपमेंट में योगदान क्या है। तो अगर आप सवाल खोल कर देखिए, एक साल कभी सवाल आया हुआ है कि इनका हमारे देश के विकास में क्या योगदान है। नेक्स्ट इज द वेलफेयर स्कीम्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अब इसके लिए आपको फिर संविधान थोड़ा से देखना पड़ेगा। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपकी फिर मदद करेगा। जो हमारा वुल्नरेबल सेक्शन है उसमें सेंट्रल की स्कीम क्या है और स्टेट की स्कीम क्या है, और हमारी वेलफेयर स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ। तो यू नीड एन एनालिटिकल अप्रोच हियर।
You need an analytical approach here. मैकेनिज्म क्या है, लॉस क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, बॉडीज क्या है। तो हमारा जो वेलफेयर स्कीम है, उस वेलफेयर स्कीम का जो हमारा वुलरेबल सेक्शन का पॉपुलेशन है, उसके लिए हमारा सेंटर और स्टेट क्या करता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज। और जो हमारे पास पॉलिसीज है, इस पॉलिसीज का परफॉर्मेंस क्या है, इस स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है, और हमारा मैकेनिज्म क्या है। जो हमारा वुलरेबल सेक्शन है, इसको मदद करने का हमारा मैकेनिज्म क्या है, और जो हमारे कानून है, कौन कौन से कानून हैं, अब यहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेके और उसको फॉलो करते हुए जो कानून बनाए गए हैं, दोनों आपको पढ़ने। यही से वो सवाल जन्म लेते हैं कि संविधान ने जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को कैसे हमने इंप्लीमेंट किया, कैसे हम आगे लेके गए हुए हैं। अब इसमें हाउ वेलफेयर स्कीम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, नाउ कम ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इशू, हाउ क्वेश्चन में इमर्ज। फर्स्ट, हाउ वेलफेयर स्कीम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, हाउ गोल डिटरमाइंड, what achievement we have, what are the demerits of those schemes, what challenges we have, और आपकी ओपिनियन और आपका विजन, ये पार्ट आप नोट करो। इस पार्ट को ध्यान में रखकर, having this part in mind, you prepare the whole concept of the welfare scheme. If you are able to address this part, आपका काम हो गया। ये अगेन करंट अफेयर से ही जनरेट होगा, या करंट अफेयर से ही जनरेट होगा। इसका जनरेशन करंट अफेयर से ही होगा। अगर आपने करंट अफेयर्स को कंट्रोल किया है, तो आप शायद एक बेहतर काम आराम से कम से आप कर ले जाएंगे। सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तीन चीज है। कोविड के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एजुकेशन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको बहुत जबरदस्त आनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप 1969, 1986, 1989 में जो रिवाइज की गई, और 2019 सारी स्कीम आप पढ़िए, आप पूरा ट्रेस बैक करिए। साथ में आप वापस जाइए, जो हिस्ट्री में, खासकर मॉडर्न इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश टाइम में, उसको आप पढ़िए। क्योंकि जब आप देखें, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उस स्वतंत्रता संग्राम में एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत बात की गई है। तो यू नीड टू सी दिस इन डिटेल्स। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या है, यह तो हमको जानना ही जानना होगा, इसमें कोई खास इशू तो ही नहीं है। इसको बगैर जाने हम आगे काम कर नहीं सकते। दूसरा जो हमारा रिलेटेड इश्यूज है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी और हंगर, इतनी ने भी आपको बताया कि हमारा पॉवर्टी हंगर में क्या इशू है। हमने पॉवर्टी पर विजय प्राप्त की है, न्यूट्रिशन का इशू खड़ा हो गया है, और हमारी बहुत सी स्कीम पॉवर्टी और हंगर को लेकर है। तो पॉवर्टी और हंगर लेकर हमने कितनी स्कीम बनाई हुई है। यह बेसिकली जो सेक्टर है, यह सरकार की स्कीम का है। यह जो सवाल है, वह सरकार की स्कीम का है कि सरकार की स्कीम क्या क्या है। सरकार की स्कीम से यह सवाल उत्पन्न हो रहा है। दीज क्वेश्चंस आर द जो स्कीम है सरकार की, सरकार की स्कीम से सारे इशू खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं aspect of governance, governance, transparency, accountability, e-governance application, model, success, limitation, potential, citizen charter। अगर इसको आप देखें तो मेन कंसर्न क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इज मेजर कंसर्न। If you read this aspect, you find
कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक सरकार के लिए मेजर कंसर्न है। तो जितना सरकार के गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का इशू है, वह इशू समझने की होता है। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा इसमें चल रहा है। हमारा मॉडल क्या है, हमारे सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या, पोटेंशियल्स क्या है, और सिटीजन चार्टर तो आपको जानना चाहिए। यह आपको जीएस 4th पेपर में भी हेल्प करेगा। knowing the citizen charter will help you in GS 4th paper also. So therefore यह जो एस्पेक्ट है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का, यह भी आपके करंट अफेयर से ही सॉल्व होगा और इसका कोई रास्ता सॉल्व करने का नहीं है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। अब इस रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी एक बहुत सिंपल सा एक लाइन में लिख दिया गया है। इस पूरे बात को आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ एक लाइन पे लिख दिया है कि इस रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है। इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज के काम क्या हैं, सिविल सर्विस का फाउंडेशन कैसे हुआ है, सिविल सर्विसेज को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपसे अपेक्षाएं क्या है, ये आप जानने की कोशिश करिए। अगला इशू है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, इंडियाज एंड इट्स नेबर्स। तो जो भारत के आसपास के देशों के साथ भारत की नीतियां हैं, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। चाइना, पाक, बांग्लादेश, तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसका आप पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ तैयार करें। दूसरा, जो इंडिया के साथ जितनी एसोसिएशन है, जो इंडिया ने अपने इस साउथ एशियन रीजन में जितने एसोसिएशंस बनाए हैं, यू प्रिपेयर ऑल एसोसिएशंस, यू प्रिपेयर ऑल एसोसिएशंस जितने हैं। दूसरा, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल। फिर भारत के बायलैटरल क्या संबंध है, भारत के रीजनल क्या संबंध है, भारत के ग्लोबल क्या संबंध है। तो इसमें क्या चीज आ रही है, अगर इसको आप देखें तो ये हो गया इंडिया एंड नेबरिंग। यहां से नेबर नहीं है, यहां से बात अलग शुरू हो रही है। इंडिया का वर्ल्ड में बायलैटरल रिलेशनशिप कितना डेवलप हुआ है, इंडिया का वर्ल्ड में रीजनल रिलेशनशिप कितना डेवलप हुआ है, और इंडिया का ग्लोबल रिलेशनशिप क्या है। जैसे RCEP है, ये क्या है, जैसे आपका ये क्वाड है, यह क्या है। तो भारत, इंडो पाक, इंडो अमेरिका क्या है, इंडो रशिया क्या है। यह दोनों हो गए बायलैटरल, ये दोनों हो गए रीजनल। गॉट द डिफरेंस, वी आर गेटिंग द डिफरेंस। एक रीजनल भी है और बायलैटरल। ग्लोबल, जहां पर सारा विश्व शामिल है, वो कहां आता है, जहां पर यूनाइटेड नेशंस आ जाता है। वो क्या हो जाता है, वह एक ग्लोबल रिलेशनशिप हो जाता है। तो आप क्या देखेंगे, इंडिया एंड नेबर्स का, बायलैटरल का, रीजनल का, ग्लोबल का। अब आप एक लिस्ट तैयार करो कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज क्या रिलेशनशिप बनता है, इंडिया का किन किन देशों से बायलैटरल रिलेशनशिप है, इंडिया का रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, और ग्लोबल क्या है, और ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट। भारत ने जो संबंध बनाए हैं उसमें ग्रुपिंग्स क्या है, उसमें एग्रीमेंट्स क्या क्या है, उनके ग्रुपिंग्स क्या है, उनके एग्रीमेंट्स क्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे रिलेशनशिप अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ऐसी ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। नाउ यू ट्राई टू सी कि जितने रिलेशनशिप इंडिया के बन रहे हैं, या जितने वर्ल्ड में ऐसे रिलेशनशिप बन रहे हैं जिसमें इंडिया पार्टी नहीं है, वो भी,
उसमें इंडिया का इंटरेस्ट कैसे इंपैक्ट हो रहा है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। अब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का, उसमें इंडिया का इंटरेस्ट कैसे इंपैक्ट हो रहा है। अगर इसको आप नटशेल में कहें तो इंटरनेशनल रिलेशन हमसे वह पूछा जा रहा है जिसमें भारत का हित कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, जो इंडिया का इंटरेस्ट कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। अगर इंडिया का इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो वह सवाल नहीं बन रहा है। आप ऐसा करो, पिछले 7 सालों का पेपर खोल के देखो, आप ये पाओगे जहां पर इंडिया का इंटरेस्ट है वहीं पर सवाल बन रहा है, जहां इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है वहां पर सवाल नहीं बन रहा है। अगर अफगानिस्तान पर सवाल बनता है तो इंडिया का इंटरेस्ट है, क्वाड पर सवाल बनता है इंडिया का इंटरेस्ट है, आरसीपी पर सवाल बनता है इंडिया का इंटरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज पर सवाल बनता है इंडिया का इंटरेस्ट है। विदाउट इंडियाज इंटरेस्ट नो क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड हियर। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया का जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां सवाल बन रहा है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सब पे आप सवाल तैयार करिए, एजेंसीज पे करिए, उनके स्ट्रक्चर पे करिए, उनके मैंडेट पे करिए। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो गया। आई थिंक आपका एग्जाम था आज, इसलिए हम यहीं पे आज 2 पेपर रोक देते हैं। हम बाकी 2 पेपर का सेशन परसों करते हैं। कल इति का क्लास है, कल वो क्लास कर लेते हैं। परसों हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे पेपर 3 एंड पेपर 4। नाउ आई एम ओपनिंग द फोरम फॉर द डिस्कशन। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, वांट एनी डिस्कशन, please raise your hand or write on the chat. I will unmute yourself. Come, we can start the discussion on the topic. हम विषय पर बहस कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? यस, नीरज पाल बोलो। अपना वीडियो ऑन कर लो, अपने को अनम्यूट कर लो, यू कैन स्पीक। किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, ओके ओके, आपको ऑन करते हैं। 1 मिनट, वेट 1 मिनट। अनम्यूट कर लो सबको। Just 1 minute, I'm unmuting you all. 1 minute. हेलो सर। नहीं, प्रगति सवाल वर्ड हिस्ट्री से इंडिया का कोरिलेशन है। वर्ड हिस्ट्री अलग पार्ट है। मैं ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बोल रहा हूँ। वर्ड हिस्ट्री में इंडिया का इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट से कोई पॉइंट नहीं है। वर्ड हिस्ट्री है, वो स्टैटिक पोर्शन है। ये मैंने जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात कही है वह हमने आपका जो सिविल सर्विसेज मेंस का जो आपका पेपर है, जो सिलेबस है, उसमें साफ साफ लिखा है जहां इंडिया का इंटरेस्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सबको अनम्यूट कर दिया है? यस, नीरज पाल मैंने अनम्यूट कर दिया है। स्पीक। आस्तिक त्रिपाठी, मैं क्या करूं, जो सिलेबस है वो है, ये बड़ा तो होगा ही होगा। जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपको करने ही पड़ेंगे। अब आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है तो काम करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वर्किंग हो तो तैयार करनी पड़ेगी। ये एग्जाम ही इस तरह का है। आप कंपाइल करो, कंप्रेस करो, जो करना हो करो, आपको करना ही पड़ेगा। आप लिस्ट बनाओ, उनको देखो, तैयार। जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो भी यही काम करते हैं। भाई कोई आदमी आसमान से तो उतर के आता नहीं है। जो आदमी एग्जाम देता है वो सिलेक्ट होता है, वो ये काम करता है। अनम्यूट कर दिया सबको। कौन उठाना जरा, तो अभी पूछेंगे, चले गए सब लोग अनम्यूट हो गए हैं। अभी बारिश हो रहा है ना। यस, हु वांट्स टू स्पीक? सर जी, आमने सामने सब बंद करके जा रहे हैं। हाउ टू वर्क ऑन बायलैटरल इश्यूज। आस्तिक कुमार, आशीष कुमार गुप्ता, वो तो तैयार करना पड़ेगा ना। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, उनके बीच रिलेशन लगातार बनते गए हैं। इतिहास से भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, तो तैयार करने ही पड़ेंगे। हाँ जी त्रिपाठी, आप बोलिए। हमारे बगल में घर है, ठीक है। अभी
और सब भेजे जा रहे, पटरी वाले पूरे बंद करके कोई चले भी गए। वीडियो क्लास नीरज पाल बुक्स को सप्लीमेंट नहीं कर सकती है। कोई भी वीडियो क्लास बुक को रिप्लेस नहीं करती है। बुक तो रहेगी रहेगी। वीडियो क्लास हेल्प करती है आपके नॉलेज में एडिशन करने के लिए। अरे तो भाई साहब, बेसिक बुक पढ़े, बाकी वीडियो क्लास काफी आपकी हेल्प करती है। अरे यहाँ देव त्रिपाठी, आप अपने को अनम्यूट कर, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सर हेलो सर। जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपेयर करना है, वो किन किन कंट्रीज की स्पेसिफिकली पढ़ना है? 2 खास कंट्री है, ब्रिटेन और अमेरिका। 2 मेनली 2। ओके। 2 का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा और इन दोनों से आप कोशिश करिए। बाकी से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन मेनली 2 कंट्री है, अमेरिका एंड ब्रिटेन। चले गए, अभी फोन मिलाएंगे। हाँ सर, मैं तो रूम में हूँ। और कोई? आप लोग बहुत स्लो हो। अरे और जगह सेल आ रही है, आप क्या से घंटा हो गया सेल नहीं आ रही है। इतने स्लो पे आईएएस नहीं हो सकते आप लोग। क्या आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग टॉक नहीं कर पा रहे हो, आप टाइप नहीं कर पा रहे हो? देखो ये एग्जाम बड़े फास्ट लोगों का एग्जाम है, ये बहुत फास्ट लोगों का एग्जाम है। यस आयुष, वी विल कवर द होल मेन सिलेबस। जेंडर इशू, महिला सशक्तिकरण पे जो प्रारंभिक समय है, आप उसको करंट अफेयर्स से शुरू करिए। आप अगर आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ये लोग बड़ा बड़ा डिटेल में लिखते हैं, आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। लिखते हुए चले गए, हम क्या लिखते गए सर? हम क्या रानी बाग वाला खड़ा है सामने, बिना सबको अनम्यूट कर दिया गया है। नहीं हुआ है। सबको हम अनम्यूट किया हुआ है। ऑल अनम्यूटेड। हाँ सर, अभी हो गया अनम्यूट सर। हेलो मैम। हाँ चलो, हाँ बोलो। माय क्वेश्चन सर, आई वांट टू स्पीक। मैम से मेरा क्वेश्चन है। कौन है? 1 by 1 हु वांट टू स्पीक? सरदेव त्रिपाठी। सरदेव त्रिपाठी, बोलो बोलो। सर पॉलिटिकल साइंस के लिए जैसे मैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, तो सर उसमें जैसे हम 1935 एक्ट को पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर लाए थे, तो सर वहाँ पे जो आप कंपैरिजन बता रहे थे कि दोनों में कंपैरिजन करना है, तो सर उसमें जैसे हम यूके और यूएसए का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में, तो सर वही उसको रिलेट कैसे करेंगे सर? थोड़ा बहुत लिंक कैसे बताइए यार। आप और सर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के लिए डीडी बसु देखो सब किया हुआ है, कंप्लीट कोरिलेट किया हुआ है। आप 1935 एक्ट के प्रोविजंस आप एक तरफ लिखो, एक तरफ भारतीय संविधान के प्रोविजन तुरंत हो जाएगा। 1935 एक्ट के 10 आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, फिर आप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट को भारतीय संविधान में देखो, तुरंत कोरिलेट हो जाएगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिखो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखो, शेड्यूल लिखो, फंडामेंटल राइट लिखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखो, अमेंडमेंट लिखो, इमरजेंसी लिखो एक तरफ। उसमें 1935 के सारे प्रोविजंस लिखो, उसके सारे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस आप देखो संविधान में, तुरंत हो जाएगा। गॉट इट? अरे होस्ट ने अनम्यूट कर दिया सबको यार। प्रणाम सर, अविनाश। हाँ बोलो सर। इसमें ये आपने कुछ दिन पहले हमें बताया था लक्ष्मीकांत बुक के लिए कि वो कुछ सफिशिएंट नहीं पढ़ रही है। हाँ नहीं है सर। मैं एडवाइस ये चाहता हूँ, क्या डीडी बसु बुक को पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि मैंने कभी डीडी बसु अभी तक नहीं पढ़ी है।
देखिए आप इस बार का प्रीलिम्स का लक्ष्मीकांत की किताब मेंस के लिए तो कभी भी सफिशिएंट नहीं रही है। यस सर, यस। मेंस के लिए हमेशा किताब वो इनसफिशिएंट रही है। जी सर। 2021 के एग्जाम में वो बहुत मार्जिनलाइज हो गई प्री के लिए भी। जी डीडी बसु और जेएन पांडे 2 किताब और है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा एक किताब है एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पढ़नी पड़ेगी। वो पढ़ा तीसरा है। किताब एनसीईआरटी के पॉलिटिकल थॉट, वो पढ़नी पड़ेगी। देखिए एग्जाम एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा चुका है। अगर आपके पास बहुत हार्डवर्क करने की कैपेसिटी नहीं, इस एग्जाम को आप मत दो। मैं बहुत रियलिटी की बात करता हूं, बहुत मीठी मीठी बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में एग्जाम नहीं है, बिल्कुल मत दो, नहीं होगा। इस एग्जाम को करने का एक ही रास्ता है कि आप कितना डिटेल में पढ़ सकते हो। तो लक्ष्मीकांत की किताब को, नितिन संघानिया की किताब को, स्पेक्ट्रम की किताब को एक जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन सिस्टम है बहुत मार्जिनलाइज कर चुका है। लेकिन अगर उस किताब, इसका मतलब नहीं वो किताब मत पढ़ो, किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस किताब का सवाल अगर आ गया और वो आपसे गलत हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं 2 चीज बोलता हूं, पॉपुलर बुक्स का सवाल और एनसीईआरटी का सवाल, अगर वह 2 आपसे गलत हो रहे फिर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। वो तो सही होने ही चाहिए, लेकिन अब उन किताबों से सवाल आने काफी कम हो चुके हैं। तो आप लक्ष्मीकांत की किताब से मेंस तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो मार्गदर्शन का लेक्चर है उसके बियॉन्ड जाता है कि हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं सवाल कहां से आते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत सवाल कैच कर लेते हैं। तो अगर आप मार्गदर्शन का लेक्चर सुनोगे आपका काफी काम हो जाएगा। और कोई? यस बीना? रोमिला थापर की एक ही किताब है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप देखिए ये किताब है, ये दिस वन, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इस किताब को आप लें, फ्रॉम ओरिजिन्स टू एडी 1300, ये किताब है, वही आप लें। सिर्फ एक किताब है, भारत का इतिहास, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं चैट में पोस्ट कर दूंगा उस किताब की फोटो, मैंने पोस्ट किया हुआ पहले भी। सिर्फ एक किताब वही पढ़े, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और कोई? हेलो सर, जय मिश्रा बोल रहा हूँ यहाँ से। हाँ बोले सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए बुक्स और बाकी करंट को अगर सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अगर नोट्स बनानी है तो बेसिक बुक में लिख के, बेसिक बुक के कॉन्सेप्ट्स को लिख के फिर करंट को कैसे कवर करें? जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट्स हैं, इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट करंट अफेयर से आता है, कंप्लीट बता रहा हूं आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेशनल उसके रिलेशन की आप लिगेसी मत पढ़ें, आप जरूर पढ़ें। वर्ड फोकस एक मैगजीन है, उसको आप जरूर पढ़ें। वर्ड फोकस मैगजीन है, वो जरूर पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर से ही आता है। आप थोड़ा सा लिगेसी उसकी पढ़ लें किसी किताब से, कई किताबें उसमें लिखी गई हैं, कहते हैं पुष्पेश पंत ने लिखी हैं, जैन दीक्षित ने लिखी हैं। आप पढ़ लें वो बुक्स, तो आप कहते हैं वर्ड फोकस देखें, उसमें सब काम के नहीं होते, कुछ इशू काम के होते हैं, तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का काम हो जाएगा। सर, प्रेशर ग्रुप जो टॉपिक है उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। लक्ष्मीकांत में बहुत प्रेशर ग्रुप टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से वो जनरेट होता है बेसिकली, और अब वो प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ चुका है कि छोटे छोटे जो देश हैं वो कंबाइंड होते प्रेशर बनाते हैं। तो प्रेशर ग्रुप जो सवाल आया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है कि इवन प्रेशर ग्रुप छोटे छोटे दल यहाँ भी बनाते हैं। तो अगर आप देखें जब बजट बनता है भारत सरकार का, तो बहुत से एसोसिएशन अपनी मांग रखते हैं, जो फिक्की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब क्या है, यह एक सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। बहुत से एनजीओज हैं वो अपनी बात कहते हैं, बहुत से जो सोशल ग्रुप्स अपनी बात कहते हैं। प्रेशर ग्रुप होता क्या है कि जो सरकार पर एक सकारात्मक दबाव डाल सके, तो यह लोग अपनी बात कहते हैं, सरकार उस बात को मानती है। यही इंटरनेशनल रिलेशन के परिप्रेक्ष्य में भी आ चुका है। सर, जैसे फार्मर एजिटेशन चल रहा है, यस फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, अब फार्मर एजिटेशन की बात करते हैं। फार्मर एजिटेशन में फार्मर्स अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से और समूह हैं जो फार्मर्स के पक्ष में काम कर रहे हैं।
वो फार्मर्स की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एनजीओज भी हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, कई नेता भी हैं। तो प्रेशर ग्रुप होता क्या है? एक सकारात्मक दबाव डालने की कोशिश करता है। उसका असर सरकार पे क्या आता है नहीं आता है एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन प्रेशर ग्रुप का कुछ न कुछ असर सरकार पड़ता है। अगर आप देखें सरकार का जो फार्मर्स एजिटेशन पे जो इनिशियल दृष्टिकोण था, जो आज है, उसमें एक आपको फर्क दिखता है। सरकार, जितेंद्र, हर आदमी अनम्यूट है, अगर अनम्यूट नहीं आदमी बात कैसे कर रहा है? तो जो सरकार है, तो जो सरकार का दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण चल रहा है, बदल रहा है। तो सरकार का दृष्टिकोण बदल क्यों रहा है? इन प्रेशर ग्रुप का असर आ रहा है। गॉट इट? यस सर। तो आप कह सकते हैं कि जो ये प्रेशर ग्रुप है, इन्होंने सकारात्मक दबाव डालने का प्रयास किया है और सकारात्मक दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। अब वर्ल्ड लेवल पे प्रेशर ग्रुप कैसे इफेक्टिव होता है? चलिए एग्जांपल लेते हैं। चाइना और अमेरिका के बीच संघर्ष हो गया। चाइना पर यह आरोप लगाया गया कोविड-19 चाइना का एक प्रॉब्लम है, या कोविड-19 में चाइना और अमेरिका विश्व के और देशों की मदद करें। तो बहुत से देश खड़े होते हैं कि वो दबाव डालते हैं हमारी मदद की जाए, अमेरिका पे दबाव डालते हैं हमारी मदद की जाए। तो ये अब देखिए, अमेरिका का कुछ देशों से संबंध अच्छा होता है, चाइना का कुछ देशों से संबंध अच्छा होता है। तो ये सारे के सारे जब देश दबाव डालते हैं तो सकारात्मक असर आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भारत के जो कोविड की जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, इनके लोगों को ब्रिटेन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो भारत ने क्या बोला कि हम भी आपके लोगों को प्रवेश नहीं किया, प्रेशर हुआ। तो भारत के जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, अगर वह भी ये काम करना शुरू कर दें, प्रेशर बिल्डअप होता है। तो जब कई देश एक साथ मिलकर एक सकारात्मक बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। हर आदमी को अनम्यूट किया जा चुका है। देखिए, जय मिश्रा बात कर रहे हैं, अविनाश पांडे बात कर चुके हैं। आप लोग खुद अनम्यूट कर लीजिए ना अपने आप को। सर मेरा एक और सवाल था। हाँ, जैसे इंडियन सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर से बहुत मैच करते हैं। बहुत मैच करते हैं जी सर। तो उस सेक्शन को सीधा साइड में करते हुए अगर सेकंड पेपर के बलबूते वो पेपर सॉल्व किया जाए तो सही रहेगा। कर सकते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी के लोगों का एक एडवांटेज होता है इस पेपर में, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लोगों का और लॉ के लोगों का एडवांटेज होता है पॉलिटी के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर लोगों का एक एडवांटेज है हिस्ट्री के पोर्शन में, वैसे ही सोशियोलॉजी के लोगों का एक एडवांटेज इसमें है। आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर आपका वो पार्ट अच्छा से अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो पार्ट आपका अच्छे से तैयार होगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आप कर सकते हो। बात तो एक ही है भाई, रोल ऑफ वुमेन है, रोल ऑफ सोसाइटी है, वो सोशियोलॉजी पूछो या जीएस पूछो, बात तो एक ही है ना, उसमें क्या फर्क है? तैयारी भी देखी होगी ना। सर वही क्वेश्चन अगर जीएस के पर्सपेक्ट से हम अगर ऑप्शनल के पेपर में लिखें तो उसका प्रभाव पड़ सकता है क्या? वो बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्या है, जीएस में ऑप्शन बड़ा फर्क नहीं रह गया है। अगर आप सवाल देखें, जीएस ऑप्शन के ऑलमोस्ट एक हो गए हैं। कई मुझे लगता है जीएस के सवाल ऑप्शनल से टफ आते हैं, खासकर हिस्ट्री में। हिस्ट्री के जो जीएस के सवाल हैं वो ऑप्शनल की तुलना में ज्यादा कठिन आते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं रह गया। दूसरा, स्पेसिफिक आंसर लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपर्स की कॉपी देखी जो लोग उस पर पोस्ट कर रहे हैं। मैंने एक चीज क्या पाई, उनके आंसर उतने स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को समझा हुआ है, उन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर किया। तो देयर इज टू रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर शीट। वन, आप क्वेश्चन को ठीक समझे, दूसरा क्वेश्चन को अच्छा लिखें। अगर पहला पूरा नहीं होता है तो दूसरे का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझा है तो आप आंसर चाहे जितना अच्छा करो, क्वेश्चन तो आंसर किया ही नहीं आपने है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझें, और दूसरी रिक्वायरमेंट तब क्या है, क्वेश्चन अच्छे से लिखें।
मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो मैं टॉपर्स की कॉपी देख रहा हूं उसमें और अच्छा लिखा जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने सवाल को समझा, इस पे कोई दो राय की बात नहीं, सब सवाल समझा है। और कोई? प्रणाम सर। हाँ बोलो जितेंद्र। जैसे सर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते समय सर किन बातों पर ध्यान रखा जाए, और सर क्या सभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना जरूरी है? सब पढ़ना ही पड़ेगा, रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। जैसे जो करंट में है सर उसको विशेष रूप से उसको तो पढ़ना है। ठीक पढ़ना है। देखो सवाल करंट अफेयर से ही आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा, मैं बार बार कहता हूं। तो करंट अफेयर्स तो तैयार करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। और आप बहुत फेयर चांस से काम हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि करंट अफेयर्स में नहीं हो, हम नहीं पढ़ना पड़ेगा। So the total points that have been distributed in the 2 rounds, in the 4 rounds, has to be equivalent to 220. कौन बोल रहा है ये? और कोई? No. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर वो सोसाइटी पे जो वुमेन एम्पावरमेंट के वो तो टॉपिक करेंगी मैम, बोली हैं सारे। सर जैसे क्वेश्चन है, of course, because later the loser has been discarded. Okay, the loser team cards have been discarded. So at least for the first round, the sum will be 110. Okay, at least for the first round. Then the sum will go on reducing. तो इस कौटिल्य एकेडमी कोई 2 point. सर कौटिल्य एकेडमी सर को होस्ट है। हाँ मतलब बोलो सर। तो उस पे जैसे क्वेश्चन है, नेगेटिव लाइन है वो अपने आप में, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्टेटा। जैसे इति हाँ मिथिलेश का देखो क्या है सॉरी आई डिडंट गेट यू। मिथिलेश बोलो क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसे आप तो कवर करेंगे ही, जैसे एक क्वेश्चन है अभी तो वो देख रहा था मैं क्वेश्चन, तो पहले भी इसको नोट किया था और अभी भी। तो जैसे है एक नेगेटिव लाइन मैम है अपने आप में, ये वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्टेटा। Women in India have not adjusted to? Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata. Of the lower strata. हाँ, lower social strata. Okay, correct. अपने आप में मैम ये जैसे नेगेटिव लाइन है, तो इसको कैसे टैकल करना, कैसे हैंडल करना है, ये चीजें थोड़ी सी हो नहीं पाती। Everywhere, so the first and most important thing is that कि पहले आप डिफाइन करिए कि लोअर स्ट्राटा की वुमन कौन सी होती है। तो लोअर स्ट्राटा की वुमन दो तरह से है, वन हु इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वन हु इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड वन हु इज सोशली बैकवर्ड। तो सोशल बैकवर्डनेस तो जेंडर के साथ एसोसिएटेड है, because women are paid less for their work. Their work in the house is not acknowledged. अभी recently सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें जो लेडी घर पे रहती है उसके भी उसके वर्क को एक्नॉलेज करके उसको सैलरी देने के लिए उसका कॉम्पेंसेशन सुप्रीम कोर्ट ने वर्कआउट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर विच इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। सो अगर आप लोअर स्ट्राटा में देखेंगे तो यू विल ऑलवेज सी दैट अट्रॉसिटी against women, particularly in rural areas, is those who are belonging to the socially backward castes. तो आपने देखा जितने रेप केसेस हुए अभी in and around UP are all to do with the backward classes, with the scheduled castes and the scheduled tribes. तो इनके लिए ये मूवमेंट आप कैसे कह सकते हैं कि वाजिब है? जैसे आप मेड इन इंडिया में या आप जब स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आप विमेन को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, उनके लोन्स आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे उनको प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करिए, बट आर दीज विमेन फ्रॉम रूरल एरियाज एबल टू कम अप टू अर्बन सेटअप्स टू मेक गुड एंड टेक दीज लोन्स? दे आर नॉट एबल टू कम अप। आप देखिए कि विमेन का रेट एजुकेशनल सिस्टम में जो उनका फॉल आउट का रेट इज हायर देन दैट ऑफ अदर्स।
if you take the life expectancy of a child, of a girl child, it's much lower as compared to boys. So your attack starts from the time of birth. आप कहेंगे कि जेंडर रेशियो इंडिया में इनवर्स है. सोशली बैकवर्ड आप उसको बताएंगे ना पहले कि आप कैसे उसको बता रहे हैं कि वो पहले पीछे कैसे है, तो उसका आपका आप बताएंगे कि उसका इनवर्स एक्सपेक्टेंसी रेशियो है फर्स्ट. फिर आप बताएंगे कि जेंडर में वो किसका, उसका रेट ऑफ फॉल आउट कितना है. गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, बिफोर द एज ऑफ 6 कितना हाई उसका डेथ रेट है. अगर आपने हंगर इंडेक्स में जब हम लोग ने पढ़ा था तो 3 क्राइटेरियाज लिए थे, उसमें इंडिया वाज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट फॉर गर्ल चाइल्ड. तो द रीजन फॉर दैट, और ये सारी चीजें लोअर कास्ट के साथ ज्यादा होती है, तो विमेन आर द डिसएडवांटेज देयर. So they cannot be a part of the global movement as such. Global women's movement किस चीज के लिए है? Global women's movement equal participation के लिए है. तो जहां पे inequality by birth practice की जा रही हो, वहां equality लाने के लिए you have to make certain other measures. इस वजह से steps like giving them reservation in Panchayati Raj, involving them in big ways with every movement. तो आप देखिए जितने भी सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम में उसमें विमेन को फोरफ्रंट पे लाया गया है. क्यों? बिकॉज दे आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि घर उन्हें चलाना होता है. तो जितने सोशल पार्टिसिपेशन के काम में उसमें गवर्नमेंट उनको प्रेफरेंस दे रही है. दे आर बीइंग मेड पार्ट. जैसे आपका जो पंचायती राज सिस्टम है पूरा, उसमें जो सोशल रेवोल्यूशन क्वाइटली आ रहा है इज ओनली बिकॉज ऑफ गिविंग दिस रिजर्वेशन टू विमेन. So that is how you're going to tackle this answer. Somebody was saying that this is a part of sociology, so it will really help them. It is very much a part of sociology also, very much a part of anthropology also. जो social sciences पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही important है. बच्चे बार बार किताबें पूछ रहे हैं, मुझे इस पे ये add करना है, because at that time I was muted and I couldn't speak. First and foremost is आप अपने पहले basic तो clear कर लीजिए. आप 6 से लेके 12 तक की, वीरेन कीप्स रिपीटिंग, एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स पूरी की पूरी पढ़ लीजिए. अगर आप पॉलिटिकल साइंस वहां पढ़ लेंगे, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का कहां से किया जाता है? इट्स नॉट फ्रॉम 1600 व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया, इट्स फ्रॉम 1857 फ्रॉम क्वींस प्रोक्लेमेशन. अब अगर आप वहां से सारे क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद कितने सारे एक्ट्स बने जिसमें सती को बैन किया गया, जिसमें चाइल्ड रीमैरिज, विडो रीमैरिज, सब चीज को लाया गया एक एक करके. आपका पूरा एजुकेशन का बिल आया. देन यू हैड योर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, देन यू हैड ऑल योर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, देन यू हैव योर अर्बन पैक्ट. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कमिंग अप एंड कल्मिनेटिंग इन 1935, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबैटन प्लान, ये जब आप एक साथ अलग से पढ़ेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा. अ चाइल्ड आस्क्ड वीरेंद्र कि हम कैसे दोनों को कंपेयर करेंगे कि कोई हमें कहां से मिला. पहले आप बेसिक इंस्टीट्यूशन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़िए. तो पहला चैप्टर आपका प्रियम्बल का होता है. प्रियम्बल के तुरंत बाद आपके पास फंडामेंटल राइट्स आती है, राइट्स के साथ ड्यूटीज आती है, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आता है, और फिर आपका फेडरलिज्म आता है, फिर आपकी जुडिशरी आती है, फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर आता है. I don't know why there is a confusion. जिन बच्चों ने अपने 10th 12th में ये सब्जेक्ट पढ़ा है वो उसी किताब को वापस से भी पढ़ेंगे और फिर डीडी बसु पढ़ेंगे या फिर एमपी जैन पढ़ेंगे, तो उनको ये सारी बातें ज्यादा समझ में आएंगी. और जब आप ये पढ़िए तो साथ साथ में आप अपना न्यूज़पेपर रखिए. आज what was the main topic of discussion in Converse India? Did the states have any role to play in the vaccination program which the Prime Minister has launched? And in that concept, they have discussed federalism, because health is a state subject. But they have been talking about it because the center says कि उसने सारे powers दे करके ये vaccination program कराया, and each party had its own spokesperson which said something. Now for you, the question is, health is a subject of which list? Can it be made as a law can the center make law on it? How far are the states responsible for implementation of health schemes? Did the vaccination program go like this? These are some of the things which will come from your reading of the newspaper. उसमें तुम्हें डीडी बसु हेल्प नहीं कर पाएगा, उसमें तुम्हें एमपी जैन हेल्प नहीं कर पाएगा, तुम्हें हेल्प करेगा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. तो once you read the basic book,
then you read the bigger books. If you're not able to handle the bigger books, आपको मार्गदर्शन में वीरेंद्र ने एक एक टॉपिक को आई थिंक 10 टाइम्स कवर किया, मतलब ओवर कवर करके दिया हुआ है. अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके को 4 किताबें और पढ़नी है और आप पढ़ सकते हैं और आपकी इतनी क्षमता है, तो बहुत अच्छी बात है. बट कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज मत करिए. आप बड़ी किताबों के नाम लेके अपने को कंफ्यूज मत करिए. आई रिपीट इट, दे आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आप पहले अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए. जो भी क्वेश्चन पढ़िए उसके कीवर्ड्स देखिए, फिर उसको डिफाइन करिए अपने दिमाग में. डेफिनेशन ही नहीं आएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो. और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन के जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में जाके जैसे ही टकराएंगे आपकी पेन अपने आप लिख जाएगी. सो यू डोंट वरी अबाउट द बिग बुक्स, यू फर्स्ट वरी अबाउट द बेसिक बुक्स, योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आप उसको अटैक करिए, बड़ी बुक्स आपको अपने आप आ जाएगी. Somebody has written something on कि climate change पर ये implement है. जया, you are asking some question. आप बोल सकती हैं तो बताइए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. वो सर प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड लेवल पर जब प्रेशर ग्रुप की बात हो रही थी तब हमने इस क्वेश्चन को किया था कि क्या ये क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, तो क्या वो उस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल होता है. और अभी आज आपने पढ़ा होगा कि 2060 तक द UAE सेज कि इट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट जीरो एमिशंस. और उसके 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि अपनी जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो हैज अर्नड सम 19.96 करोड़ और सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट्स कार्बन पॉइंट्स. जो कार्बन एमिशन है उसके लिए उसको जो पॉइंट्स मिले उसमें से उसने इतने पैसे अर्न करे हैं. सो दीज डेज कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन एमिशन और आपको जो कार्बन से इस समय डेवलपिंग कंट्रीज को मनी बैक पे किया जा रहा है, दैट हैज आल्सो बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसी के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस. जब आप एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो यू आर सीइंग कि व्हाट आर द पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सेइंग. दे आर सेइंग कि हम ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को ऐसे ही कंट्रोल करेंगे कि वर्ल्ड में ये क्राइसिस जो आ गई है वो ना आए. नाउ हाउ हैज द कोल क्राइसिस स्टार्टेड? व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना इन इट? हाउ इज चाइना ट्राइंग टू कंट्रोल द USA एंड अदर कंट्रीज थ्रू इट्स एनर्जी पॉलिसी? अब आप इसको इस पर्सपेक्टिव में पढ़िए. तो आपका कहना कि प्रेशर ग्रुप्स क्लाइमेट चेंज में वर्क करते हैं, बहुत हद तक वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं. इनफैक्ट आफ्टर द पेरिस समिट ऑफ 2015 क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ होल लॉट ऑफ पावर डायनेमिक्स. तो अगर आप पूरा क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, उसके बाद आप किगाली पढ़ेंगे, उसके बाद आप COP26 आपका पढ़ेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आएगा. यस सर. यस मैम, थैंक यू. एक किताब ये है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है. एक किताब ये है पॉलिटिकल थ्योरी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है. ये दोनों NCERT की हैं. एक किताब भारत इतिहास रघुनाथ थापर, ये इंग्लिश में है. ये किताब सेम किताब ये इंग्लिश में है. ये 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं. इसी की बात को मैं जरा ऐड करता हूं. कॉन्स्टिट्यूशन जो आप 1803, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, ये आप सारे चार्टर और एक्ट्स पढ़िए. सब में कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखिए. आप देखिए कैसे आपका दृष्टिकोण तैयार होता है. और अमूमन इस पार्ट से सवाल आते ही आते हैं. इफ 1803 से लेके 1947 का जो एक्ट छोटा है, 1935 लास्ट सबसे बड़ा एक्ट है. 1947 तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो है. तो 1803 से 1935 के बीच में से एक सवाल अमूमन पूछ लेते हैं. अगर हर साल नहीं पूछते हैं तो 2 साल में एक बार तो जरूर पूछते हैं, नहीं तो 1 साल में पूछ लेते हैं. देखिए क्या है, यह एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम है.
आपका कंपटीशन किससे, आप ये सोचिए, जो प्री फेल होता है उससे आपको कंपटीशन नहीं है। इलाहाबाद शहर में सबको प्री फेल होना, उनसे किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन दो लेवल पे है, एक जो प्री पास कर रहा, दूसरा जो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहता है। तीन तरह के लोग हैं जो प्री फेल होते हैं, उनको आप छोड़ दिए, किसी काम के नहीं है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको गणित नहीं आती है, जो सीसेट फेल हो जाता है, उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। सिविल सेवा पास करने की दो तीन रिक्वायरमेंट है। एक, आपको एक वर्केबल इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आती आप नहीं हो सकते हो। आपको वर्केबल मैथ्स आनी चाहिए, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हो। तो जिसको वर्केबल मैथ्स नहीं आती है, वर्केबल इंग्लिश नहीं आती है, उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अब देखिए, अब कंपटीशन किससे है? एक उससे है जिसने पिछले साल एग्जाम दिया है और सफल नहीं हो पाया है। एक उससे है जो पिछले साल एग्जाम दिया है और उसकी रैंक वह इंप्रूव कर रहा है। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो 3-4 बड़ी नौकरियों को आप देखें जो 150-200 में फिनिश हो जाती हैं, उनमें संघर्ष इन लोगों के साथ है। तो आपके कंपटीटर इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तो इलाहाबाद क्या है, वो मार्गदर्शन के कुछ एस्पायरेंट ऐसे हैं जो अपने को ऊंट समझने लग गए। क्यों? कि उनको लगता है कि वह शहर में सबसे काबिल हो गए हैं। हो सकता है आप शहर में सबसे काबिल हो, लेकिन आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं हो जिस स्टैंडर्ड पर यूपीएससी है। या मान लीजिए कि कटरा के 10 एस्पायरेंट हैं जो बड़े काबिल अपने समझते हैं। क्यों? कि वह उस कटरा की लोकेलिटी में सबसे काबिल हो गए हैं, वहां सबसे काबिल हो सकते हो, लेकिन यूपीएससी में आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन का लेवल दूसरा है। सिमिलरली मान लो मुखर्जी नगर के, मान लो किसी कोचिंग में 5 लड़के बड़े काबिल हैं, वह उनसे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन इन लोगों के साथ है। तो आप अपने कंपटीटर को अगर नहीं समझ सकते हो, आप सफल नहीं हो सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कंपटीटर। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई नकुल सहदेव से नहीं है, आपकी लड़ाई अर्जुन से है, कर्ण से है, भीष्म से है, द्रोणाचार्य से है। आप अपने कंपटीटर को समझो और उसके हिसाब से तैयार हो। जो सवाल पूछे जाते हैं कि साहब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे तैयार करें, ये किस तैयार करें, अगर आप में यह बेसिक प्रॉब्लम है तो आप इस परीक्षा लायक नहीं हो। देखिए, कोई कोचिंग, कोई गाइडेंस, कोई मेंटर, उसकी एक लिमिटेशन है। अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको ही लेना होगा। चाहे आप मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो, राउज में पढ़ रहे हो, आप बाजीराव में पढ़ रहे हो, विजन में पढ़ रहे हो, दृष्टि में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ध्येय में पढ़ रहे हो, या कहीं भी पढ़ रहे हो आप, वो कोई भी कोचिंग एक लिमिटेड हेल्प कर पाती है। करना मेन आपको ही है। लेकिन यह एग्जाम ऐसा हो चुका है, बगैर गाइडेंस के नहीं हो सकता। मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा टॉपर स्टॉक सुनी और उनके मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़े। मुझे एक आदमी नहीं मिला है जिसने कहीं से हेल्प न ली हो। मुझे एक आदमी नहीं मिला है। एवरीवन हैज टेकन हेल्प फ्रॉम समवेयर, एवरीवन। व्हाट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, आप टॉपर का देखो, 4 मिनट हेल्प लिया है उसने, आप किसी का देखो, यू सी एनीवन। इसका मतलब क्या है कि अपने आप एग्जाम हैंडल नहीं हो रहा है, आपको कुछ सपोर्ट चाहिए। लेकिन वो सपोर्ट, जो सपोर्ट है, उसका रोल 10, 15, 20% से ज्यादा नहीं होगा। 80% उस कैंडिडेट का रोल है, जिस कैंडिडेट ने मेहनत किया है, कोशिश की। और कोई? सर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। सर इस ग्रुप में पिछले साल से तैयारी करते हुए लोग हैं क्या, कि कोई फ्रेशर भी है? क्योंकि जो मेरी प्रिपरेशन है अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो सर ये आप 2019 के अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है और कोई मेजर रिजल्ट अभी अपने को नहीं मिला है। सब लोग बेसिक से ही आए थे। इस बार 2-3 लोगों ने इंटरव्यू जरूर दिया था, उसमें एक को सिलेक्शन मिला है, 1-2 चांसेस मेरे दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग हर साल तैयारी बेसिक से ही शुरू कराते हैं। अगर आप देखें तो हमारा सारा लेक्चर बेसिक से स्टार्ट होता है। एनी लेक्चर यू ओपन एनी लेक्चर ऑफ मार्गदर्शन, 1000 के आसपास लेक्चर होंगे, सारा लेक्चर बेसिक से स्टार्ट हुआ है। जी सर, फिर मैं यही पूछना चाह रहा था कि 2022 के लिए आप न्यूली स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, या फिर मैं पिछले वीडियोस से स्टार्ट आप पिछला वीडियो जरूर देखें, आप लोग जरूर देखें। आप पिछला वीडियो आपको इनसाइट देगा, आपको फास्ट आगे ले आएगा।
क्योंकि पिछले वीडियोस बहुत एनालाइज किए गए हैं। तो जब हम लोग इस मेंस का जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कल इसी का पहला क्लास होगा मेंस को लेके। मेंस हम लोग 15 दिसंबर तक फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं बेसिक स्टार्ट करें। अपने पास कई बच्चे हैं जिन्होंने बीए पास नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ वो 2019 से हैं। जो अभिनव सामने है, ये मेरे ख्याल से 2001 या 2002 दो बार में, ये मेरे पास ये 2019 में आया था, शायद 2001 का है, 2002 का है ये। इसका पहला अटेम्प्ट शायद 2023 में हो रहा है, बट it started with us in 2019. Anyone else? Yeah, अभिनव is 2001 born. तो अभिनव का चांस 2023 में हो रहा है। तो इससे पूरा सिलेबस पहले ही कर लिया। अप्रैल 2019 की क्लास से मेरे साथ है ये। सर मैंने ग्रुप पे देखा कि दिसंबर से टेस्ट शुरू होने वाली है, तो टेस्ट 15 दिसंबर को मेंस हम लोग एक ओरिएंटेड मॉक होगी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या है, देखो हर आदमी को आईएएस नहीं बनाया जा सकता। आईएएस बनाने के लिए पैशन चाहिए, जील चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कोई बेसिक चीज चाहिए। तो वी आर सर्चिंग द एस्पायरेंट हु हैज दिस कैपेबिलिटीज। अगर बहुत अच्छे एस्पायरेंट होते हैं, उनको हम मार्गदर्शन सेंटर की लाइब्रेरी में शिफ्ट करते हैं, जहां 12-14 घंटे लोग रोज पढ़ते हैं। तो हम ऐसे लोग भी सर्च करें, लेकिन सैडली हमको इलाहाबाद में ज्यादा लोग मिल नहीं पा रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में हमको 15 ज्यादा लोग नहीं मिल पाए अभी तक। तो हम अगेन सर्च कर रहे हैं। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ आपके यहाँ? हाँ, जरूर करें। ये ऑल ओवर इंडिया है नहीं, तो जो इलाहाबाद की जो मार्गदर्शन लाइब्रेरी, इलाहाबाद लोग वहाँ पढ़ते हैं। अपने पास 50 शहरों से ज्यादा के लोग हैं। सर एक और मेरा प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। मैंने पिछले साल मराठी में प्रिपरेशन किया था, और मराठी में प्रिपरेशन करने के बाद 2019 के अटेम्प्ट के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये रहा कि मैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैं क्वेश्चंस कर नहीं पा रहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। तो इस साल मैंने पूरा अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो लैंग्वेज चेंज करने की वजह से अभी मुझे कंसेप्चुअल एनालिसिस और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में वक्त लग रहा है। तो सर मैं क्या करूं, इसको कंटिन्यू रखूं 2022 के बैच के लिए? मराठी में आपको किताब मिल रही है? सर वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। मैंने बेसिक किताब, बोर्ड्स की किताब और कुछ हिंदी की किताबें यूज की थी। अरे हिंदी एक डेवलप्ड लैंग्वेज है मराठी की तुलना में। हिंदी उतनी किताबें नहीं मिलती हैं। लोग मराठी लिटरेचर लेख हुए हैं। आप देखिए, जो ये कहते हैं, ये महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर के पीएस है, मैं नाम बताता हूँ अभी, माहेश्वर, मिलिंद माहेश्वर, वो इंजीनियर है आईआईटी बॉम्बे के। उन्होंने मराठी लिटरेचर उन्होंने लिया था, कहते हैं फिजिक्स और मराठी लिटरेचर। महेश भागवत है जो आईपीएस हैं, इसी के बैचमेट है, वो मराठी लिटरेचर लिए थे। शिवराज मोरे मेरा बैच में मराठी लिटरेचर लिया था, लेकिन लोगों ने लिखा अंग्रेजी में था। मराठी लिटरेचर एज एन ऑप्शन लिया था। तो ऑप्शन मराठी लिटरेचर लिया तो समझ जाता है। मराठी में लिखना थोड़ा मेरे को थोड़ा दिक्कत लगा। ऐसा नहीं, लेकिन लोग लिखते हैं। लोग मराठी में भी लिखते हैं, लोग बांग्ला में भी लिखते हैं, लोग तमिल में भी लिखते हैं, लिखते सब में है। लेकिन ये थोड़ा सा मटेरियल का इशू रहता है। तो आई एम नॉट अवेयर कि मराठी में कितना मटेरियल, जो मेरा मराठी मटेरियल में कोई रिसर्च नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि मराठी में कितना मटेरियल मिलेगा। और मराठी के जो न्यूज़पेपर है बड़े ऑर्डिनरी है, मैंने जो मुझे आइडिया है। और कोई? और आपकी बातचीत से लग नहीं रहा मुझको कि मराठी में आप कितना कंट्रोल है। यू हैव कंट्रोल ऑन मराठी लैंग्वेज? जी सर, मैंने 10th तक मराठी में पढ़ाई की है, और ग्रेजुएशन में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, और रिसेंटली मेरा पीजी कंप्लीट लैंग्वेज आपने इलाहाबाद आपने किस माध्यम से किया है? सर इंग्लिश माध्यम से बीएससी किया था मैंने। तो इंग्लिश में आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है? सर अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है इंग्लिश में। ओके ओके ओके। और कोई? सर मैं कुछ पूछूं? हाँ जरूर जरूर। सर जैसे आज का जो पेपर था पीसीएस वाला, तो
वो सर उसमें बहुत ज्यादा डोमिनेटेड था हिंदी से, जो क्वालिफाइंग था सीसेट। यस यस यस। वो मतलब समझ लीजिए लगभग नियर अबाउट 22 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम हिंदी। ओके। हाँ, तो क्या ये, क्योंकि मैं सिर्फ पीसीएस ही दे सकती हूँ, तो मैं पीसीएस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, क्या हिंदी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इस साल? यार क्या है, वीना जो अपूर्वा त्रिपाठी इंटरव्यू देने गई थी, उसको दिक्कत आई, उसको बताया कि सर कई सवाल हिंदी पूछे, उसका जानती नहीं थी क्योंकि उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पता था। थोड़ा से यूपी के साथ ये है कि हिंदी पर फोकस करते हैं, वो थोड़ा हिंदी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आज के उसमें ये चीज था, हिंदी बहुत टफ थी सर। या पेपर तो सीसेट का आसान था, वो टफ था नहीं, मैंने देखा पेपर। बाकी नहीं, पेपर तो मैनेज हो गया, पेपर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रही हूँ, क्या हिंदी को देखो क्या है फोकस? ना, हिंदी अच्छा करने से पड़ेगा, क्योंकि जो यूपी पीसीएस का जो जनरल हिंदी का पेपर है वो मार्क्स ऐड होता है। तो अगर आप जनरल हिंदी में ज्यादा मार्क्स पाएंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो ये भी एक इशू है ये। जैसे आप देखिए आईएएस में क्या होता है, जो लैंग्वेज है क्वालिफाइंग है, यहाँ क्वालिफाइंग नहीं है, मार्क्स यहाँ ऐड होता है, इसलिए हिंदी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है बड़ी वाली। हिंदी के लिए क्या करें सर फिर? हिंदी का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस की हिंदी ठीक करानी पड़ेगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास ऑन हिंदी। और सर एक क्वेश्चन और सर, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था और उसके बाद खुद भी सर्च किया। वो जो क्वेश्चन है सर, वो पर्टिकुलर एक फ्रेज है। कौन सा क्वेश्चन तो है? एक वो था ना, बीइंग परफेक्ट इज नॉट नेसेसरी टू बी परफेक्ट। ओके, क्या ऐसे था ये? सर ये अब इसमें था, इसको एनालाइज करने के लिए ये क्वेश्चन था। और ये जिसने भी मुझे लिस्ट दिया है क्वेश्चन का, उसने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये ऐसे के लिए है ये? हाँ हाँ ठीक है, सो हम लोग मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ऐसे एक्सटेम्पोर उतना मजा नहीं आएगा। मैं तैयार कर लेता हूँ, क्लास में एनालाइज कर दूंगा मैं। थैंक यू सर। ऐसे की क्लास एक्सक्लूसिव चलेगी, तो मैं ये 100 तीनों ऐसे पे तैयार कर रहे हैं, तो विल टेक ए सेपरेट क्लास ऑफ एसेज विद लेंथ, क्योंकि एसे में नंबर पाना बहुत जरूरी है, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो। तो वी आर टेकिंग द एसे क्लासेस वेरी वेरी सीरियसली। इनफैक्ट मैंने ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए दृष्टि की एक बुक ली, उसको बेस बनाने के लिए कि मैं क्या कंटेंट रखूं ऐसे राइटिंग में। लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है सर, क्योंकि वो घुमा घुमा के एक ही बात को बार बार समझ में नहीं आ रहा था उसका कुछ। थोड़ा क्या है, मार्केट के मटेरियल्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। एनीवे विल सी द टॉपिक ऑफ द एसे वेरी सून। जो हम लोग का मेंस का क्लास चल रहा है ना, उसमें ऐसे हम लोग जरूर लेंगे। थैंक यू सर। ओके, और कोई और नहीं है तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं आज का सेशन। थैंक यू ऑल। So we are closing the day. जो rest of the so much, sir. बोलो, क्या कुछ सवाल है या अविनाश? सर आज के लिए नहीं, नेक्स्ट। अच्छा, ओके ओके। So thanks a lot. We are closing the day. We'll see the 3rd and 4th paper very soon.